पार्ट 4 अतीत की खोज। कामरान डेस्क के पीछे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए और बिरजू को सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोले, मैंने सुना था कि तुम्हारी शहर में अच्छी नौकरी लग गई है। अब माताजी कैसी हैं? उनका ख्याल अच्छे से रख रहे हो ना? मां ठीक है, बिरजू ने कहा। बस पिताजी को याद करके अभी भी कभी कभी रात को रोने लगती है। उन्हें समय दो, ऐसे घावों को भरने में वक्त तो लगता ही है। वैसे तुम 1 साल बाद वापस किस मकसद से आए हो? बिरजू एक पल के लिए रुका और गहरी सांस लेकर बोला, वापस आने का तो एक ही मकसद है। मुझे पता करना है कि मेरे पिता के साथ वाकई में हुआ क्या था। तुम्हें पता है रकमों के साथ क्या हुआ था? कामरान ने कहा। वो अपनी लापरवाही की वजह से देवता के क्रोध का शिकार बना था। बिरजू हल्के से मुस्कुराकर बोला, अब वापस से शुरू मत हो जाइए कामरान जी। आपको वाकई लगता है कि मैं पिशाच देवता जैसी बकवास बातों में यकीन करूंगा? तुम यहां बहुत कम रहे हो बिरजू। 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम देने के लिए तुम गांव से दूर अपने मामा के यहां रहे थे। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए शहर ही चले गए और अब नौकरी भी शहर में ही कर रहे हो। अगर यहां रहते तो पता चलता कि गांव वाले साल दर साल किस खौफ में जीते। अपने जीवन का ज्यादातर समय मैंने इसी गांव में गुजारा इंस्पेक्टर साहब। बचपन में मां मुझे पिशाच देवता की कहानी सुनाकर डराया करती थी, लेकिन पिताजी को कभी इस काल्पनिक देवता पर यकीन नहीं था और मुझे भी नहीं है। तुम अंतिम संस्कार के वक्त यहां पहुंचे थे, लेकिन मैंने रामू और बाकी दोनों की लाशें देखी थी बिरजू। लाशों की हालत देखकर कोई नहीं कहेगा कि यह किसी इंसान का काम है। मुझे तो आखिरी वक्त में अपने पिता का चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ, बिरजू ने दुखी मन से कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी हत्या के पीछे किसी का हाथ है। किसी ने उन तीनों को बीभत्स ढंग से मारा और इल्जाम आ गया फसल के देवता पर, जो कि असलियत में है ही नहीं। कामरान ने आंखें भींच ली। वे बोले, तुम्हारे बात करने के लहजे से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी पर शक है। बिरजू थोड़ा आगे झुककर धीरे से बोला, मुझे लगता है कि पिताजी मेरी वजह से मारे गए हैं। कामरान ने हैरान होते हुए पूछा, क्या? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? जरा याद करने की कोशिश करिए कामरान जी। 2 साल पहले जब मैं कॉलेज की छुट्टियां बिताने गांव में आया था तो किन लोगों से मेरी जमकर लड़ाई हुई थी? तुम अरविंद अग्रवाल की बात कर रहे हो क्या, जिसकी बेटी सुरीति के साथ तुम्हारा अफेयर था? बिरजू ने हल्के से सर हिलाकर कहा। सुरीति के दोनों भाई मुझे मेरे घर तक धमकी देने आए थे कि मैं उससे दूर रहूं, वरना वो मुझे और मेरे परिवार वालों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनने में आया था कि सुरीति ने भी अपने घर में काफी रोना धोना किया, लेकिन उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसे घर पर बिठा दिया गया और घर से निकलने तक पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद से मैं सुरीति से आज तक नहीं मिला। मुझे लगता है कि मेरे पिता की हत्या में कहीं ना कहीं अरविंद का हाथ जरूर है, क्योंकि उन लोगों के अलावा गांव में हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी बातें सुनकर कामरान की आंखें चौड़ी हो गई। वे अपनी कुर्सी से एकदम से उठकर बोले, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो बिरजू। तुम्हारे पिता की मौत का सच यही है कि उन्हें पिशाच देवता ने मारा है। अरविंद अग्रवाल ने तो अपनी जिंदगी में एक मक्खी तक नहीं मारी, वो किसी आदमी को क्या खाक मारेगा? बिरजू को भी अब गुस्सा आ गया था। वो भी उठकर बोला, ये तब से क्या पिशाच पिशाच लगा रखा है आपने? मैं काफी सोचने के बाद सारी घटनाओं को लिंक करते हुए इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पिता के असली कातिलों को सजा मिले, ना कि इल्जाम किसी काल्पनिक राक्षस पर लगाकर पिंड छुड़ा लिया जाए। कामरान ने तैश में आकर कहा, रामू मेरा भी दोस्त था, लेकिन मुझे बड़े भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि तुम इस मामले में गलत हो बिरजू। उम्मीद है कि तुम जल्दी यह बात समझ जाओगे। फसल का देवता कोई मिथक नहीं, बल्कि एक ठोस यथार्थ है। एक ऐसी भयानक हकीकत जिसका सामना हम गांव वालों को हर साल करना पड़ता है।
बिरजू के कैबिन से बाहर निकलता हुआ बोला, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। इतना कहकर वो तेजी से हवलदार सुखबीर के बगल में से निकल गया, जो चाय की ट्रे लाकर कैबिन की तरफ बढ़ ही रहा था। शाम के 6 बज चुके थे। अंगद अपने कमरे में सोया हुआ सफर की थकान मिटा रहा था। अचानक से उसके फोन का अलार्म बजा और वो तुरंत उठकर बैठ गए। उसके चेहरे पर आलस का कोई भाव भी नहीं था, जो अक्सर लोगों के चेहरे पर नींद से उठते वक्त होता है। वो तुरंत बाथरूम गया और जल्दी ही फ्रेश होकर बाहर निकल आया। उसने वापस खिड़की से उसी जगह की तरफ देखा जहां बंजर खेत का हिस्सा पड़ा हुआ था। उसने अलमारी से अपना काला बैग निकाला और कंधे पर टांग कर रूम से बाहर निकल आया। दरवाजा लॉक करके उसने रिसेप्शन पर जाकर चाबी विपुल को दे दी। विपुल ने मुस्कुराकर उससे पूछा, कहीं बाहर जा रहे हैं क्या साहब? अंगद ने जवाब दिया, हाँ बस ऐसे ही बाहर तक घूमने जा रहा हूं, जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। इतना कहकर तो बाहर खेतों की तरफ चल दिया। शाम के समय हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसकी वजह से फसलें लहलहा रही थी। सूरज की रोशनी अब तक धीमी होकर लाल पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से नीले आसमान में हल्की नारंगी छटा बिखर गई थी। उस तरफ लोग भी कम ही थे। बस एक आध जगहों पर अपने खेतों में काम करते किसान दिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अंगद उस बंजर भूमि के टुकड़े की तरफ बढ़ रहा था, वे लोग भी दिखने बंद हो गए। अब वो 4 बीघा की उस बंजर जमीन पर खड़ा था। उसने फोन पर उस जगह की फोटो क्लिक की और किसी नंबर पर भेज दी। उसके बाद वो आसपास बाकी जगहों का जायजा लेने लगा। उसने ध्यान दिया कि खेत के उस हिस्से के अगल बगल जिन लोगों के खेत थे, उन्होंने अपने हरे भरे खेत को उस जगह से अलग रखने के लिए अलग से एक छोटी सी दीवार बनवाई हुई थी। अंगद ये व्यवस्था देखकर बोला, कमाल है, 2 खेतों को तो आराम से मेड़ लगाकर भी अलग किया जा सकता था, लेकिन इन लोगों ने अलग से दीवार ही बनवा दी। अचानक से उसके फोन पर किसी का कॉल आया। अंगद ने फोन उठाकर कहा, हाँ बोलो विकास, कुछ पता चला? जी अंगद सर, आपने जो फोटो भेजी उसे मैंने गौर से देखा, और एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते मैं फोटो में मिट्टी की रंगत देखकर इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस मिट्टी में वापस किसी तरह की फसल को उगाने लायक पोषक तत्व तो बिल्कुल भी नहीं बचे। लेकिन ऐसा तब होता है जब आप बार बार किसी जगह पर फसल को चलाते हैं। इतनी आसानी से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म नहीं होते। क्या जमीन के साथ भी ऐसा ही केस है? अंगद ने जवाब दिया, ऐसा मुझे नहीं लगता विकास। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल यही था कि क्या एक रात में किसी तरह से मिट्टी की उर्वरक शक्ति को नष्ट किया जा सकता है? विकास ने कुछ सोचकर जवाब दिया, नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई नॉर्मल तरीका तो नहीं है, लेकिन हमारी संस्था नॉर्मल चीजों से डील ही कहां करती है। अंगद उसका फोन काटने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे भाई, यहां क्या कर रहा है तू? उसने पीछे मुड़कर देखा तो 3 कुर्ता पायजामा पहने भारी भरकम शरीर वाले मवाली जैसे लोग उसके सामने खड़े थे। अंगद ने तुरंत अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मुझे पता ही नहीं चला कि कब इस गांव और खेत खलियानों की खूबसूरती निहारते निहारते मैं इस बंजर खेत में घुस गया। वैसे ये जमीन आपकी है क्या? उनमें से जिसने अपनी दाढ़ी मूछ ज्यादा बढ़ा रखी थी वो आगे आकर बोला, नहीं, हमारी जमीन तो नहीं है, लेकिन जिनकी भी ये जमीन थी उनसे हमारे संबंध भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। अंगद ने आगे कहा, सच बताऊं तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतने सारे हरी भरी लहलहाती फसलों के बीच एक 4 बीघे का स्पॉट एकदम से बंजर पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं देखने चला आया। उसी आगे खड़े व्यक्ति ने बड़े ही रूखे अंदाज में कहा, वैसे तो तू शक्ल सूरत से टूरिस्ट टाइप ही लग रहा है, इस जगह तो कोई घूमने आता नहीं, तो तेरा आना कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब अंगद के पास पहले से ही तैयार था। उसने बैग की आगे वाली जिप से एक कार्ड निकालकर उन्हें देते हुए कहा, मेरा नाम यश सक्सेना है,
मैं एक मैगजीन के लिए काम करता हूं और आज इस गांव में आया हूं। हम लोग ऐसी खूबसूरत जगहों की खोज करते हैं जहां कोई टूरिस्ट नहीं आता और उसे दुनिया के सामने रखते हैं ताकि पता तो चले कि शिमला या कुल्लू मनाली जैसी मशहूर जगहों के अलावा अपने इनक्रेडिबल इंडिया में और भी कई जगह हैं घूमने के लिए। टूरिज्म बढ़ेगा तो गांव वालों को ही फायदा होगा, या छोटे मोटे कई व्यवसाय शुरू हो जाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। वो दाढ़ी वाला व्यक्ति उसे कार्ड वापस करते हुए बोला, ख्याल अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जगह कोई भी आना पसंद करेगा। अंगद ने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा, क्यों? ऐसा क्यों? उसके बगल में खड़े एक मवाली ने कहा, वो इसलिए क्योंकि इस जगह फसल का देवता, इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो कि एक तरह से उनका नेता ही था, घूर कर उसकी तरफ देखा, जिससे वो शांत हो गया और नजरें नीची कर ली। अंगद ने पूछा, क्या कहा आपने? फसल का देवता मतलब कुछ भी नहीं। अंगद ने कहा, शाम हो रही है, पहाड़ी इलाके में शाम के वक्त लकड़बग्गे और सियार घूमते हैं। हम तो यहां से निकल रहे हैं, तू भी निकल ले भाई। अंगद उसकी शक्ल देखकर समझ गया कि वो लोग नहीं चाहते थे कि वो ज्यादा देर वहां रुके। उसका भी कोई खास काम बचा नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। उसके वहां से जाने के बाद उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपने बगल में खड़े लड़के के सिर पर थप्पड़ मारकर कहा, तुझे बोलते समय कुछ होश रहता है माधव, या फिर किसी के भी सामने कुछ भी बोल देता है? माधव बोला, अरे धीरज भाई, दिमाग से एकदम से निकल गया कि वो एक शहरी है और उसके सामने फसल की देवता की बात नहीं करनी है। धीरज ने अपने दूसरे दोस्त से कहा, ये तो आज इस गांव का राज बाहरी आदमी को बता देता गगन, तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे बीच में ही रोक दिया। गगन कुछ सोच रहा था, उसने कहा, ये यश सक्सेना मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा भाई। ऐसा क्यों? धीरज ने पूछा। मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। बिरजू इस वक्त गांव आया हुआ है। क्या? धीरज के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव आ गए थे। उसने गगन का गिरेबान पकड़कर कहा, तू मुझे पहले नहीं बता सकता था? गगन ने घबराकर कहा, मेरे दिमाग से निकल गया था भाई, मैं बताने ही वाला था, लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुनो। यश ने बताया कि वो आज ही गांव में आया है और बिरजू भी आज ही गांव में आया है। ये कैसा इत्तेफाक है? तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोलना, धीरज ने हांफते हुए कहा। गगन बोला, मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये यश बिरजू का ही दोस्त है और दोनों किसी वजह से साथ में गांव आए। लेकिन 1 साल बाद अचानक से बिरजू के लौटने की वजह क्या हो सकती है? भाई, अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है ना कि सुरीति और बिरजू पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। अब दोनों की शादी भी जल्दी होने वाली है। मुझे लगता है कि किसी तरह बिरजू को इस बारे में पता चल गया और अब वो गांव वापस आ गया ताकि आप दोनों की शादी रुकवा सके। धीरज को कहीं ना कहीं गगन की बात ठीक लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, इतनी जल्दी किसी फैसले पर पहुंच पाना ठीक नहीं है। अगर बिरजू इस गांव में है तो पहले यह पता करना ज्यादा जरूरी है कि वो यहां करने क्या आया है।